आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो। सबसे बड़ा चैप्टर भी आपका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लाइट चैप्टर के बाद ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ह्यूमन आई का चैप्टर है और मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर है वो इतना हार्ड नहीं है एज कंपेयर टू अपन बात करें लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है वो हमें देखना है। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, एक्चुअली पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अगर बात करें केवल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we deal with the phenomena of electric field और electric force, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके 10th लेवल में अंदर जो जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? यहाँ पे क्या होता है तो यू एवरीवन नो आई थिंक व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक charge, rate of flow of electric charge is known as electric current. So expressed as the amount of the charge flowing through particular area in unit time, per unit area से per unit second में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो करंट इक्वल टू क्या होगा? चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? इफ एनीवन आस्क व्हाट इज द 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मींस व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर। सो अदर यूनिट भी अपन स्मॉल यूनिट भी यूज करते हैं, जैसे आपके लिखा 1 MA, इसका मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कितनी होती है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और एक आपके सामने लिखा 1 म्यू ए। 1 म्यू ए का मतलब यहाँ पे है, म्यू का मतलब होता है माइक्रो। क्या है यहाँ पे? माइक्रो। ये भी स्मॉल करंट होता है, तो इसका मतलब हो गया 1 माइक्रो एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 10 to the power -6 एम्पियर, ठीक है। The conventional direction of the electric current is one in which the positive charge move orderly. जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? मूव करता है। तो दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज यू नो मूव इन द। अब करंट फ्लो होता था किस कारण से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण से। दैट मीन्स फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में क्या होती है? अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन करंट फ्लो की डायरेक्शन में क्या होगी? अपोजिट होगी। तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एमीटर, ठीक है। करंट एंड सर्किट इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें कनेक्ट करते हैं हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट थ्रू दी विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट से करंट मेजर करना होता है उसके सीरीज में हम लोग क्या लगाते हैं? एमीटर लगाते हैं। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द करंट। किसका क्या करने के लिए यूज करते हैं? करंट मेजरमेंट के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? करंट मेजरमेंट के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में जुड़ता है। किस में जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है, यह ध्यान रखना। एमीटर किस में जुड़ेगा? सीरीज में। किस में जुड़ेगा? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। या जो नॉर्मल एमीटर है उसका भी रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, बहुत ही लो होता है। और एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है? करंट मेजर करती है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 10 to the power -3 एम्पियर मीन्स 1 मिली एम्पियर। 10 to the power -6 एम्पियर मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर। दैट्स ऑल। फिर हम लोग देखें, इसका एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे कि दी ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर
20 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमारे पास करंट दे रखा आई, आई कितना दे रखा बताओ, 1 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट। मिनट्स को आप हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड में। तो 20 इंटू 60 सेकेंड होगा कि नहीं होगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 200 सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया। क्या आ गया, टाइम। आपके पास आई है, यू नो व्हाट इज द आई, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सो व्हाट इज द चार्ज, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई हमारे पास कितना है 1, टी कितना है 1200। तो व्हाट इज द चार्ज 1200 कूलम। कितना होगा 1200 कूलम का चार्ज आपका है। कितना आएगा 1200 कूलम का चार्ज। इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने वहां पे दे रखा है। समझ में आ गई चीज कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल एक्चुअली यू कैन से इट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। कोई भी चीज को अगर हमें मूव करना है तो कैसे मूव होता है पता है, मूव कैसे कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज को। तो देखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट है, वहां पर आप किसी एक चार्ज को लेके आ रहे हो। कहाँ से लेके आ रहे हो बेटा, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, दैट वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कहाँ से पॉइंट लेके आ रहे हो, एक चार्ज क्यू नॉट को कहाँ से लेके आओगे, इनफाइनाइट से कहाँ तक, इस पॉइंट पी तक लेके आओगे। पॉइंट पी तक आप लेके आओगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ, दैट वर्क विल बी पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। सो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वर्क डन अपॉन चार्ज मीन्स वर्क डन टू ट्रांसफर ए पर यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ट्रांसफर ए यूनिट charge. So electric potential, that is work done required to bring a unit positive charge from infinity to the given point in electric field. Electric field किसी point तक लाने के लिए जो work होगा, infinity से कहाँ तक लेके आएंगे हम लोग, किसी point पे लेके आएंगे तो यहाँ से जो work होगा, ठीक है। तो Vp इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में जो वर्क होगा, दैट वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूड। वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूड, कितना वर्क हो रहा है, तो डब्ल्यू बाई क्यू हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको भी, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू बोल सकते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए से बी आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू ए बी। कितना हुआ, डब्ल्यू ए बी। तो यहाँ से यहाँ तक वी ए बी कितना होगा बेटा, वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। या इसको आप क्या ले सकते हो, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ठीक है। डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अब जो करंट फ्लो का कारण होता है, करंट फ्लो कब होगा, जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट फ्लो कब होगा, जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। तो करंट आपको फ्लो करवाना सर्किट में से, तो सर्किट के अंदर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है। कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अरे हायर टू लोअर तो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल होगा। याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे ऐसे, 10th अभी बोर्ड के अंदर बहुत सारे बनते हैं। आप सबको पता है करंट का फ्लो तो कहां से कहां होता है, हायर टू लोअर। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो पूछेगा वो, उसमें भी लोग रट्टा पहले ऑप्शन ये देता है कि हायर टू लोअर, वो टिक करते हैं, नंबर कितना मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, लोअर टू हायर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि डब्ल्यू आपको अगर वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, कैन वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा यहाँ पे,
कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी कितना दे रखा है बेटा? 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। चार्ज कितना दे रखा है? Q इक्वल टू 2C। तो W इक्वल टू क्या होगा? हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू होता है, नहीं होता है? फॉर्मूला ये होता है। तो डब्ल्यू ए बी हमारे पास 12 वोल्ट है, डब्ल्यू ए बी हमें फाइंड करना है और ये 2 हो गया। तो डब्ल्यू ए बी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? 24 यूनिट। क्या लगाओगे? जूल। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो भी एग्जाम मार्क्स कट जाता है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स कट हो जाता है। तो यूनिट लगाना हमेशा जरूरी है। फिजिक्स में कोई भी चीज करते हो बिना यूनिट करते हो चीज आधी है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमेशा जो भी चीज यूज करते हो, जहां भी मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट की यूनिट आपको यूज करनी ही करनी है। ठीक है, समझ में आगे चीज? कोई दिक्कत नहीं इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दोनों की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा यूनिट क्या होती है? क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज रह गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? वोल्ट मीटर यूज करेंगे। और सर्किट के अंदर जो वोल्ट मीटर हमेशा लगता है, सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होगा वो कैसे होगा? हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है। किस में कनेक्ट होता है बेटा? पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्या मेजर करेगा वोल्ट मीटर? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ कनेक्ट होगा? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में। ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर अगर है, कौन सा है? आइडियल वोल्ट मीटर है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है, क्या? रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। याद रखना, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल वोल्ट एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो। कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम के अंदर। जो पैरेलल में जुड़ता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, जो सीरीज में जुड़ता है उसका रेजिस्टेंस जीरो, या इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होता है? बहुत ही हाई। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस कितना होता है? हाई या इनफाइनाइट, हाई या इनफाइनाइट। सर्किट में कैसे जुड़ेगा? हमेशा पैरेलल में। एमीटर क्या होता है? करंट मेजर करता है। सर्किट में कैसे जुड़ेगा? हमेशा सीरीज में। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं? ठीक है, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है। वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू विच करंट कैन फ्लो। सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का एक कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू क्या हो सकता है? करंट फ्लो हो सकता है। जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो वहां से क्या हो सकती है? करंट फ्लो हो सकती है। तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। तो कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ भी बोलो, कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ दिस वन? कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ मींस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है। एंड ड्राइंग शोइंग द वे ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको? सर्किट डायग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट विद द सिंबल्स, विद द सिंबल्स इज नोन एज सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे उसको? सर्किट डायग्राम। आपको पूछो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, combination of the all electric appliances through which electric current can continuously flow. ठीक है। and representation of the electric circuit with the symbol that is known as the circuit diagram. क्या बोलेंगे उसको? सर्किट डायग्राम। ठीक है। ये कुछ ऐसा सर्किट दे रखा है आपको। इसमें क्या जुड़ा है? कि सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है? एमीटर। ए मतलब क्या हुआ? एमीटर है। ये क्या काम करेगा? करंट मेजरमेंट। क्या काम करेगा? करंट मेजर। ये ऊपर जुड़ा हुआ क्या है? बल्ब जुड़ा हुआ है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ये क्या जुड़ी है आपकी? बैटरी। क्या जुड़ी हुई है? बैटरी। ये आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? की। ये क्या दिख रही है आपको? की। ठीक है। इस तरह का सिंपल सर्किट होता है। क्या होता है? सिंपल सर्किट होता है। अब अपने पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से स्टैंडर्ड सिंबल हम सर्किट में यूज करते हैं? पता है कौन कौन से करते हैं? एक इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बताओ। सेल को रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंट ऐसा होता है, बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल एक साथ जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। ये आपको क्या दिख रही है? आपको प्लग की। ये ओपन है, क्या है? ओपन स्विच है। और ये आपके अंदर डॉट लगा दिया, मतलब क्या बन गया? क्लोज स्विच बन गया। ये आपके दो वायर का जॉइंट है, क्या है?
वायर का जॉइंट दे रखा है, ये क्या है, बल्ब है, क्या दिख रहा है आपको, बल्ब, और ये दो वायर एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं विदाउट जॉइंट, यहाँ पे वायर दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ये क्या आपका रजिस्टर है, क्या है आपका रजिस्टर। ये जो है आपका वेरिएबल रजिस्टर या जिसको रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट। इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसका रेजिस्टेंस जीरो, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आर जीरो, आर इनफाइनाइट। समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, और ये अलग अलग कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल है वो समझ में आ गए सारे। कोई समस्या है तो बताओ, इसमें कोई समस्या नहीं है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है, दैट इज ओम्स लॉ। क्या आता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट थ्रू दी एनी सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम लोग अगर इसको सोल्व करेंगे तो वी इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई इंटू आर। तो आर यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल टू आर लिखा, तो आर एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हुआ, वी अपॉन आई हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वी अपॉन आई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आई। एंड दैट कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसके इक्वल होगा बेटा, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ गई चीज। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इन एनी सर्किट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दैट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आई आर, आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ अपोज द फ्लो ऑफ करंट, नेचर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो के अपोज करने का जो नेचर होता है दैट इज नोन एज द कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर। ठीक है, आर इज ए कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने क्या पढ़ा एक चीज कि V जो है, V अपॉन आई क्या रहता है, हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या है यहाँ पे, R। क्या है, R। तो यहां से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ बनाओगे, किसका ग्राफ बनाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाओगे, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और कहां से पास होगा, ओरिजिन से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पास फ्रॉम ओरिजिन, पास फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इस ग्राफ की जो स्लोप है, इस ग्राफ की क्या है, स्लोप। कोई भी ग्राफ की स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला पता ना तुम लोगों को, बता रखा मैंने। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप R इक्वल टू, स्लोप निकालेंगे तो यहाँ y2 की जगह हो जाएगा v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। इस तरह से आपके एक टेबल बना के क्वेश्चन भी दे रखा है पीछे, V और I का डेटा दे रखा है, आपको पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसमें से कोई भी दो डेटा लीजिए, V का, दो डेटा लीजिए I का। तो v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1 करो, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। तो जो वी आई ग्राफ की स्लोप है वो किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस। किसके इक्वल होती है बेटा, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ इक्वल टू द रेजिस्टेंस। समझ में आ गई चीज, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेम्परेचर भी क्या रहना चाहिए उस कंडीशन में, कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज होता है, रेजिस्टेंस। जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसमें, कंडक्टर में। किसमें, कंडक्टर में। बाकी में ऐसा नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, कोई यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किस चार चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर,
नेचर। किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर। तो R जो होता है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हम लोग लिखते हैं। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो यहां पे क्या होता है? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो क्या है बेटा? बोलता रहा करो, बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जितना बोलोगे उतना ही याद होगा। ठीक है, रो क्या है बताओ वापस से? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर। जितना बोलोगे उतना ही क्या होगा? याद होगा। ठीक है, जितनी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेचर पे जैसे जैसे नेचर पे डिपेंड, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सिल्वर का कम होगा। सिल्वर का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये जो रेजिस्टिविटी मैंने लिखा है इसको कई लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, दैट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा ये? टेम्परेचर पे एंड नेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और नेचर पे। लेंथ में, एरिया में चेंज करने से रो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास एक वायर सिल्वर का है, एक वायर की लेंथ 2 मीटर है, दूसरे वायर की लेंथ 4 मीटर है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम, पर रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा? अलग। जिसकी लेंथ डबल उसका रेजिस्टेंस भी डबल, पर रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई समस्या नहीं? बता रहा हूं अभी। अब यहां पे देखिए, जो रेजिस्टिविटी है वो तो हमने देख लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है पता है? ओम होती है। जो यहां पे एक चीज और देख लीजिए, जो ये आर हमने लिखा है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है पता है? ऐसा यूनिट इसकी होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ओम का सिंबल होता है। अब रेजिस्टिविटी अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेजिस्टेंट का हमने देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ध्यान रखना बेटा, ओम इंटू मीटर। क्या होती है? ओम इंटू मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की? ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन बट चेंज विद द टेम्परेचर। किस पे चेंज होगी? टेम्परेचर के साथ। रेंज ऑफ द रेजिस्टिविटी इन द मेटल एंड अलॉयज। जो मेटल और अलॉयज होता है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। और रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10⁻⁻8 टू लेके 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर के आसपास, मतलब बहुत कम है। 10⁻⁸ वैल्यू क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो कंडक्टर के अंदर मेटल जो है और अलॉयज है उसके अंदर जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इसकी 10⁻12 से 10⁻17, तो 10⁻12 बहुत बड़ी वैल्यू है कि नहीं है? तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। और सेमीकंडक्टर जो होता है, जो बीच में होता है उन दोनों के, उनकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में रहती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब जो कई बार तो कंडक्ट कर देता है और कई बार कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज जनरली हायर देन द ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट मेटल्स। जो अलॉयज होता है उसकी रेजिस्टिविटी भी उस कंस्टिट्यूट मेटल से क्या होती है? ज्यादा है। जैसे आपने क्या बनाया, एक कॉपर का और टिन का अलॉय बनाया, कॉपर और टिन का अलॉय बनाया, तो कॉपर और टिन से जो अलॉय बनेगा उस अलॉय की रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर से भी ज्यादा होगी और टिन से भी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज इज मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंस्टिट्यूट एलिमेंट। जो कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा होती है अलॉयज की रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात? अलॉयज का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल, और नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास यहां पे देखो, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। अलॉय जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते हैं। इसलिए इनका यूज किसमें करते हैं? किसमें यूज करते हैं? हीटिंग डिवाइस। जैसे अपने पास हीटर है, आयरन है, उन सब में किसका यूज करते हैं? अलॉयज का करते हैं, प्योर मेटल का नहीं करते हैं। क्योंकि प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? लो रहता है। अलॉय बनाने के बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है।
कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। कॉपर और एल्यूमिनियम किस यूज करते हैं हम लोग? ट्रांसमिशन लाइन, जो भी अपने घरों में सर्किट लगे होते हैं, बाहर आप रोड पे तार देख रहे हो, सबके सब किसमें? एल्यूमिनियम के और कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि वहां पे इसका यूज करना क्या रहता है? कॉस्टली भी कम होता है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। कई बोलेगा सर सिल्वर बहुत अच्छा है कंडक्टर में, पर सिल्वर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा पड़ जाती है। सिल्वर की कॉस्ट क्या पड़ती है? बहुत ही ज्यादा पड़ जाती है, इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में उसका यूज नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गई बात? रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। समझ में आई बात? रजिस्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और नेचर पे। ठीक है, इंसुलेटर है, उसकी रेजिस्टिविटी 10 पावर 12 से 10 पावर 17 में रहती है, और मेटल और अलॉयज की रेजिस्टिविटी 10 पावर -8 टू -6, मतलब बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ही लो। अलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंस्टिट्यूट एलिमेंट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए अलॉय से बने जो वायर होते हैं उनका यूज हम लोग करते हैं किसमें? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाले में, हीटर है, आयरन है, उन सब में यूज करते हैं किसका? अलॉयज का। किसका यूज करते हैं? अलॉयज का। समझ में आ गई बात अच्छे से? सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का बिहेव करते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का बिहेव करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? मेटेरियल विच लूज द रेजिस्टिविटी, जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। सुपर कंडक्टर मतलब क्या हो गया? जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, या ये लो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो उस केस के अंदर जब रेजिस्टिविटी कम होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे उसकी कंडक्टिविटी कितनी, जो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है? जीरो। तो जब रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है उस केस को क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। समझ में आ गई चीज? कोई समस्या नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो टाइप का कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द रजिस्टर विल कनेक्टेड इन द सीरीज विद ईच अदर। किस में कनेक्ट होंगे? सीरीज में कनेक्ट होंगे। जब सीरीज में सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट है, तो उसमें आप देखो जो करंट है उसको डिवाइड होने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो सभी रेजिस्टेंस जो करंट जाएगा वो सबका सब क्या होगा? सेम होगा। पर पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्रॉस क्या होगा? अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सबका अलग अलग। यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, मान लीजिए V1 है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? V2 है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? V3। सबका पोटेंशियल क्या यहाँ पे? अलग अलग है। करंट सब में क्या जाएगा? सेम जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर इस सबको मिला के हमारे पास इक्विवेलेंट पोटेंशियल RS है, कितना है? RS। तो हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है बेटा? I इंटू RS। V इक्वल टू क्या होगा? I इंटू RS। अगर बात करें इसका पोटेंशियल कितना होगा? V1, तो V1 इक्वल टू क्या होगा? करंट तो सब में सेम ही जा रहा है, I इंटू R1। V2 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R2। इस तरह से अगर Vn है तो Vn इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है पता है? V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn। तो यहां से V इक्वल टू क्या? I इंटू RS इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डैश 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 I इंटू RN। RN I कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो I इंटू RS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। I से I क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो RS इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? तो जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या हो गया? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN। ठीक है, अगर सभी रेजिस्टेंस सेम है तो RS कितना हो जाएगा? ऑल आर सेम, देन R प्लस R कितने टाइम्स है बेटा? N टाइम्स। कितने टाइम्स है? तो ये क्या हो जाएगा? RS इक्वल टू NR। क्या हो जाएगा? NR। समझ में आ गई चीज? कोई समस्या नहीं? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सबके अक्रॉस डिफरेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जितने भी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है उन सबसे ज्यादा वैल्यू है उससे भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि तो सीधा ऐड हो रहे हैं। सीधे क्या हो रहे हैं? ऐड। अगर आपके पास मान लीजिए एक 5 ओम का है, एक कितना है? इस तरह का सर्किट है आपके पास, इस तरह का आपके पास एक सर्किट है। अब यहां देखो, यहां आपके पास बैटरी लगा दी आपने इसमें,
बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे हम 12 वोल्ट की, यहाँ ऐसे जोड़ दिया की से 12 वोल्ट की बैटरी है, ये सर्किट प्लस है, ये माइनस है, यहाँ रजिस्टेंस आपका 2 ओम का है, ये आपका 6 ओम का है, और ये आपके मान लेते हैं हमारे पास 4 ओम का है। कितना है? 4। अब आपको पूछे इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर एस इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ? R1 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 4, कितना आएगी वैल्यू? 12 ओम। कितना आएगा? 12 ओम। अब आपको इसमें पूछ ले कि व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना होगा? I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर एस, V अपॉन, तो V कितना है अपने पास? 12 अपॉन आर एस भी कितना है? 12, कितना आएगा? 1 एम्पियर। क्या आएगा? 1। अब आपको पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अलोंग ईच रेजिस्टेंस, हर एक अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? इसका निकालना तो क्या निकालोगे बेटा? V1, तो V1 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R1, तो V1 इक्वल टू I कितना बेटा? 1, R1 कितना है? 2, तो कितना आएगा? 2 वोल्ट। V2 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6, कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। V3 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R3, तो I कितना है? 1, ये 4, तो कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? V1, V2, V3, RS निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो आपका RS आया, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6, इससे भी ज्यादा है कि नहीं है? इसमें ज्यादा है। तो ये तो बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम रजिस्टर की वैल्यू से भी ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं इसमें? पक्का? चलो नेक्स्ट आता है अपने पास दूसरा कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े होते हैं? पैरेलल में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? अगर पैरेलल में है तो उन रेजिस्टेंस के दोनों एंड क्या है? एक ही जगह पे, मीन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सब में क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सबका सेम होगा, बट करंट हर एक से क्या जाएगी? अलग अलग जाए, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या होती दिख रही है आपको? डिवाइड। यहाँ से जो करंट आई वो किस में होगी? यहाँ पे आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती दिख रही, नहीं दिख रही आपको? एक यहाँ गई, एक यहाँ गई और एक यहाँ गई। पर पोटेंशियल हम लोग इस एंड से और इस एंड में नापेंगे तो सभी का एंड एक ही जगह पे है, इसलिए पोटेंशियल सब में क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल सब में क्या होगा? सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सब में क्या होता है? सेम होता है। करंट सब में क्या होती है? डिफरेंट होती है। करंट क्या होती है सब में? डिफरेंट। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश डैश 1 अपॉन RN के। कैसे होता है फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है। कितना है? RP। तो हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होगा बेटा? I इंटू RP, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन RP। इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से दूसरे रेजिस्टेंस में देखें, इसमें R1 में कितना करंट जाएगा? I1 इक्वल टू वोल्टेज तो वही V है अपॉन R1। इस तरह से I3 क्या होगा? V अपॉन I2 इक्वल टू V अपॉन R2। इस तरह से IN है तो IN क्या होगा बेटा उनके पास? V अपॉन RN। तो टोटल अगर आपको पूछा करंट I इक्वल टू क्या होगा? इस सभी का सम होगा, इन्हीं से डिवाइड होती है ना, एक ही से। सारी करंट एक ही करंट से डिवाइड हुई कि नहीं हुई? देखो यहाँ पे एक करंट आ रहा था I, इसी से क्या हुई आगे अलग अलग पार्ट में बंटी, टोटल मिलाकर क्या होगी? I होगी नहीं होगी? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? I इक्वल टू V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 डैश 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 V अपॉन RN। तो यहाँ से देखो V अपॉन RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश 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 1 अपॉन RN। V से V क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या आ गया बेटा पास? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन डैश 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 1 अपॉन RN। तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगा। अगर सभी रेजिस्टेंस आपके सेम है, सभी रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, तो क्या होगा? सभी रेजिस्टेंस अगर आपके सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा? इफ ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, सभी अगर सेम है तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कितने टाइम बेटा? एन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू एन बाई आर, एन बाई आर। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई एन। क्या हो जाएगा? आर बाई एन। क्या होगा? आर बाई
एन। समझ में आ गई बात? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज आर बाई एन। किसके इक्वल होगा? आर बाई एन। अब इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस यूज किए उसमें से जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। उससे भी क्या होगा? कम होगा। हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्किट ले लेते हैं। ये आपका एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर एक 1 ओम का, एक 2 ओम का और एक 6 ओम का, तीनों के तीनों किसमें कनेक्ट है बेटा? पैरेलल में। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? 6। यहाँ क्या आ जाएगा? 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यहाँ 1। तो कितना आएगा? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू ऊपर कितना हो गया? 10, 6। तो आर पी इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 6/10 दैट इज 0.6 ओम। अब यहाँ पे देखो 0.6 क्या है? जो मिनिमम रेजिस्टेंस 1 है उससे भी कम हुआ कि नहीं हुआ? उससे भी कम हुआ। उससे भी क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास, अगर पूछे कि हर एक में से करंट कितना होगा तो टोटल करंट पहले निकालना है। आई इक्वल टू कितना होगा? वी अपॉन आर पी। वी अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा? वी कितना हमारे पास? 12 अपॉन 0.6। तो आई इक्वल टू कितना आएगा? इसको ऐसे लिख दो 120 अपॉन 6। तो कितना आ जाएगा? 20 एम्पीयर। कितना आ गया? अब आपको पूछे आई वन कितना होगा, तो आई वन कैसे निकालोगे? वी अपॉन आर वन, क्योंकि वी अपॉन वोल्टेज सब में क्या है? सेम है। तो वी अपॉन आर वन, वी कितना बेटा? 12। आर वन कितना है? 1। कितना आया? 12 एम्पियर। कितना आया? आई टू कितना होगा? वी अपॉन आर टू। वी अपॉन आर टू। तो आई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? यहां से कितनी आ जाएगी? आई टू इक्वल टू 12 अपॉन 2। कितना आएगा? 6 एम्पियर। कितना आएगा? और आई थ्री कितना आएगा? वी अपॉन आर थ्री मीन्स आई थ्री इक्वल टू क्या होगा? 12 अपॉन 6। कितना हुआ? 2 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो ये कितना है? 12। ये कितना है? 6। ये कितना है? 2। टोटल मिला के देखो कितना हो रहा है वापिस से? 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो क्या है? सही किया, अदरवाइज गलत है। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो नेट रेजिस्टेंस जो उससे भी क्या होगा? कम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? जो मैक्सिमम उससे ज्यादा होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? जितना मिनिमम उससे भी कम होगा। समझ में आ गई बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सब में डिफरेंट होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सब में डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। चलिए फॉर्मूला याद है सीरीज का? आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डैश डैश आर एन। अगर सभी रेजिस्टेंस सेम है तो आर एस इक्वल टू एन आर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू डैश डैश 1 अपॉन आर एन। अगर सभी रेजिस्टेंस सेम है देन आर पी इक्वल टू आर बाई एन। क्या होगा? आर पी इक्वल टू आर बाई एन। अब आपको पूछ ले व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर पी एन। रेजिस्टेंस सेम है तो आर एस रेशियो एन आर पी क्या होगा? सभी रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। ये रेशियो कैसे निकालोगे? सीरीज में है तो सब के सब क्या होंगे? एन आर। और पैरेलल में तो क्या होंगे? आर बाई एन। क्या होगा? कॉमन क्या दोनों में? आर कॉमन है, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? एन रेशियो 1 अपॉन एन। सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग किससे? एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे इसको? एन से। तो क्या हो जाएगा? एन अपॉन 1 इंटू एन रेशियो 1 अपॉन एन इंटू एन। यहां से एन क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे एन इंटू एन क्या हो गया? एन स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? एन स्क्वायर रेशियो 1। तो अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सेम रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, तो सीरीज टू पैरेलल का रेशियो क्या होगा? एन स्क्वायर रेशियो 1। अगर पैरेलल टू सीरीज पूछो तो क्या लिखोगे? 1 रेशियो एन स्क्वायर। 1 रेशियो, ध्यान रखना एग्जाम में, सीरीज टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरीज पैरेलल में कम होता है तो कम पहले, कम क्या है? 1। जहां पैरेलल आता है वहां 1, जहां सीरीज आता है वहां पे एन स्क्वायर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर पैरेलल का एडवांटेज क्या है? अपने जो घरों में जितने भी
अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज दैट ऑल कनेक्टेड इन दी पैरेलल। व्हाई सो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी फॉल्ट हो गया तो बाकी आगे वाले सारे भी क्या हो जाएंगे, फॉल्ट हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। ठीक है। तो दूसरी चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन सबको वोल्टेज अलग अलग मिलता है, तो जो प्रॉपर वोल्टेज रेटिंग चाहिए अप्लायंसेज को वो सबको मिल नहीं पाती है, तो सारे जो इक्विपमेंट है वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। पैरेलल में सबको वोल्टेज क्या मिलता है, सेम मिलता है, तो वो इक्वली पावर के साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है। सीरीज सर्किट व्हेन कंपोनेंट फेल्स, वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ दिस कंपोनेंट विल वर्क। Different appliances have the different requirement of the current. This cannot be satisfied in the series as current remains same. अलग अलग अप्लायंस में अलग अलग करंट चाहिए होती है, पर सीरीज में सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा, जो सीरीज में पॉसिबल नहीं है। द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। जो पैरेलल सर्किट है उसमें टोटल रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। जो पूरे घर का अगर रेजिस्टेंस एक साथ काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये पैरेलल के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट उन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर देन हीट विल प्रोड्यूस इन द कंडक्टर ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब करंट फ्लो होता है तो क्या फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लगातार क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे, उस टकराने के कारण वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम बोलते हैं उसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन करंट पास थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, टोटल जो वर्क डन होगा करंट फ्लो करवाने में। जब आप किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो दैट वर्क विल इक्वल टू दी हीट। किसके इक्वल होगा, हीट। तो वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, VIT के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, VIT के इक्वल। याद रख लेना फॉर्मूला सीधा आप लोग। ठीक है। और आप चाह सकते हो तो ऐसे याद रख लिए, H जो होता है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो H इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R इंटू T। तो जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे भी हीट बढ़ेगी, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे हीट बढ़ेगी। आप देखते हो ना, ज्यादा लंबे टाइम तक कोई चीज में करंट फ्लो होता है, ज्यादा क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, हीट होती नहीं होती है। तो टाइम के साथ हीट भी बढ़ती रहती है। करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जूल लॉ ऑफ हीटिंग अकॉर्डिंग क्या होता है, हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर directly proportional to resistance of conductor, and heat produced in conductor directly proportional to time, directly proportional to time। तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT लिखते हैं। इसको क्या किसने दिया ये लॉ, जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग बोलते हैं। वैसे आपके सिलेबस में ज्यादा इस बारे में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर में ये इफेक्ट यूजफुल होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूजफुल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूजफुल होता है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूजफुल होता है। किसमें होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूजफुल होता है। और हीटिंग इफेक्ट किसमें यूज होता है, अनडिजायरेबल किसमें होता है, जिसमें नहीं चाहिए होता। किसमें नहीं चाहिए, अब हीटिंग इफेक्ट कंप्यूटर में नहीं चाहिए, मॉनिटर में नहीं चाहिए, फिर भी होता है कि नहीं होता है, टीवी में नहीं होना चाहिए हीटिंग, रेफ्रिजरेटर में हीटिंग नहीं होनी चाहिए, पर इनमें तो डिजायरेबल नहीं है, फिर भी हीटिंग तो होती है। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स ए हीट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रेडिएशन इन द लाइट। जो पहले वाले बल्ब आते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब, पहले लाल आप देखते हैं ना, पीले कलर के जो बल्ब होते थे उसमें फिलामेंट लगा होता, तो फिलामेंट के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन हो रहा था वो किसमें हो रहा था, हीट प्रोड्यूस करने में। किसमें हो रहा था, हीट प्रोड्यूस करने में। बहुत कम पार्ट जो था वो लाइट प्रोडक्शन में यूज हो रहा था। किसमें होता था, लाइट प्रोडक्शन में। समझ में आ गई चीज यहां तक। फिर हम लोग देखते हैं फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ताकि वो मेल्ट नहीं हो और लाइट प्रोड्यूस कर सके हीट के साथ। द बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव, बल्ब के अंदर क्या भरी होती है, केमिकली इनएक्टिव गैसेज भरी होती है, ताकि वो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा सके, फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा सके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट किसमें होती है बेटा बताओ, ओवन होता है, टोस्टर होता है, आयरन होता है, केटल होता है, इन सब में क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज्ड इन प्रोड्यूस द लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर किसका यूज करते हैं, लाइट के प्रोड्यूस में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब के सब किस बेस पे है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग में। इसी बेस पे हम फ्यूज की डिजाइन भी ऐसी करते हैं। किस पे डिजाइन करते हैं, फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट भी किसके अकॉर्डिंग होता है, हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। समझ में आ गई बात।
इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन द केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा आपको? इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज किसका बना होता है? प्योर टिन और अलॉयज ऑफ द कॉपर और टिन। किसका बना होगा? या तो अलॉयज कॉपर टिन का होगा या प्योर टिन होता है। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। किसमें कनेक्ट होता है बेटा? जहां से मेन लाइव वायर जा जाता है। कौन सा वायर जाता है? लाइव वायर, जिसमें करंट फ्लो होता है, उसके सीरीज में कनेक्ट होता है, न्यूट्रल में नहीं होता है। किसमें होगा? लाइव वायर के सीरीज में कनेक्ट होता है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? लो रहता है। करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द अप्लायंस। ध्यान रखना, कई बार पूछता है क्वेश्चन कि फ्यूज की करंट कैपेसिटी क्या होती है? अप्लायंसेस से कम होती, ज्यादा होती है? तो फ्यूज की करंट कैपेसिटी जो अप्लायंसेस जितने भी यूज किए हैं उनसे स्लाइटली ज्यादा होती है, उनसे थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर मींस पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। पर सेकंड रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू एक्चुअली हम लोग देखते क्या होता है? W/T। क्या होता है? W/T। W इक्वल टू क्या होता है? VIT। क्या होता है? VIT अपॉन T। T से T क्या हो गया? कैंसिल। फॉर्मूला क्या बन गया? V इंटू आई। V को आप क्या लिख सकते हो? I इंटू आर। I इंटू आर इंटू आई। तो क्या फॉर्मूला बन गया पावर का? I स्क्वायर R एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप I को क्या लिख सकते हो? V अपॉन आर। तो P इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर। तो क्या फॉर्मूला बन गया P का? एक और V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है P के। एक तो V स्क्वायर अपॉन आर, एक P का V इंटू आई, और एक P का I स्क्वायर इंटू आर। जो ऐसा यूनिट होती है पावर की, क्या होती है बेटा? वोट। क्या होती है? वोट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वोट। ठीक है, अगर अपने पास 1000 वोट यूज होता है, कितना? 1000 वोट, इसको बोलते हैं 1 kW। क्या बोलते हैं? 1 kW, 1 किलो वोट, 1 किलो वोट। अगर 746 वोट है, कितना है? 746 वोट को क्या बोलते हैं बेटा? 1 HP, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बोलते हैं किसको? 746 वोट को। किसको? 746। जितनी मोटर वगैरह जो होती है उसमें लिखा आता है कि आधे हॉर्स पावर की है, 1 हॉर्स पावर की है। इसका मतलब क्या हुआ? 746 वोट कंज्यूम हो रहा है तो 1 हॉर्स पावर है। क्या है? 1 हॉर्स पावर। हाफ हॉर्स पावर, इसका मतलब कितना हुआ? 746 का हाफ करना है। 746 का हाफ करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर अपने पास, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर 1 किलोवाट की एनर्जी, 1 किलोवाट पावर जो है वो 1 आवर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? 1 आवर के लिए होता है। उसको बोलते हैं 1 kWh। क्या बोलते हैं? 1 kWh। जो अपन बिल आता है ना यूनिट में, तो 1 kWh इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट। क्या होता है? 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपके पास एक अप्लायंसेज है, एक आपके पास आयरन है, मान लीजिए, क्या है? आयरन, जिसकी पावर जो रेटिंग दे रखी है 1000 वोट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1000 वोट। 1000 वोट का मतलब क्या हो गया? 1 किलोवाट। अब उस आयरन को आप 1 घंटा चलाओगे, कितना चलाओगे? तो आपका बिल कितना आएगा? 1 यूनिट का आएगा। कितना आएगा? 1 यूनिट की रेट अलग अलग डिपेंड करती है, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, जो भी हो, तो स्टेट पे डिपेंड करती है और डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास एक चीज और ध्यान दीजिए, 1 kWh को हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो 1 kWh जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां ध्यान दीजिए, 1 kWh इक्वल टू 3.6 मेगा जूल होता है। मेगा का मतलब समझते हो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 kWh जूल में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। समझ में आ गई बात? अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जब अपने पास 1000 वोट की पावर, 1000 वोट की पावर 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो कितना यूनिट आता है? 1 यूनिट। कितना यूनिट आता है? 1 यूनिट। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, एंड ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज वोट। क्या होती है ऐसा यूनिट? वोट। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ गया सारा चैप्टर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम है इसमें बता देना, क्वेश्चंस पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इतना अच्छा से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।